लगन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये इंसान की दशा और दिशा दोनों को डिसाइड करता है। पर लगन की इंपॉर्टेंस एक बात से और बढ़ जाती है कि यहाँ पर ये बुद्धि का स्थान भी है। लगन का स्वामी यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठेगा तो फलादेश करने का तरीका क्या है। लग्नेश जिस भाव में बैठता है उस भाव के गुणों को भी वह काफी हद तक स्वीकार कर लेता है। अष्टम भाव गुप्त भाव है। गुप्त भाव का मतलब होता है ये रहस्य छिपा हुआ भाव है। तो अंधकार का भाव होने की वजह से इस भाव के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा रहती है। बुद्धि भी जो है उस भाव के अनुसार ही निर्णय लेती है। नमस्कार, एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से ही एक हमारे दर्शक ने फरमाइश की थी कि गुरुजी ये बताएं, यदि लग्नेश यानी कि लगन का स्वामी यदि जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में बैठे तो उसका फलादेश कैसे करते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक है। आप इस टॉपिक को सुनेंगे पर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मानना ये है ज्योतिष इतना विशाल है, हर चीज़ को याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मान लीजिए जैसे अभी हम इस में चर्चा कर रहे हैं, लग्नेश 8वें में बैठे, पर लग्नेश का लगन में बैठना, लग्नेश का दूसरे भाव में, इस तरह से पूरे 12 भाव तक याद रखना बड़ा मुश्किल है। जब भी आप लोगों के सामने ये जन्म पत्रिका आए तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए उस पर चर्चा करते हैं। जब भी आपको किसी का फलादेश करना हो कि लगन का स्वामी कहाँ पर बैठा है, आपने वो देखना है। और हमारा टॉपिक है लगन का स्वामी 8th हाउस में बैठा है। जहाँ नंबर 1 होता है वो लगन होता है, यानी पहला भाव। और हाँ, पहले भाव में कोई भी संख्या हो सकती है। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था, लगन कैसे देखें और लगन को बलवान कैसे बनाना है, उस पर भी वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं। लगन का स्वामी लग्नेश कहलाता है। यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठेगा तो फलादेश करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमें यही देखना है और समझना है कि लगन से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। लगन बहुत महत्वपूर्ण होता है ज्योतिष में, क्योंकि ये इंसान की दशा और दिशा दोनों को डिसाइड करता है। वैसे तो व्यक्ति का गुण, स्वभाव, प्रकृति और चरित्र, ये सभी बातें हम लग्नेश के द्वारा ही देखते हैं। लगन से ये सब चीज़ें पता चलती है। पर लगन की इंपॉर्टेंस एक बात से और बढ़ जाती है कि यहाँ पर ये बुद्धि का स्थान भी है। बुद्धि, कोई भी फैसला हर मनुष्य जब लेता है तो उसमें बुद्धि का उपयोग बहुत करता है। एक इंसान जो अपने फैसले लेता है, उसके फैसले अच्छे होंगे, बुरे होंगे, तो ये काफ़ी हद तक लगन के ऊपर डिसाइड करता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में हर फैसला सही समय में और सही फैसला ले तो जीवन में ऊंचाइयां बहुत आती हैं। ऊंचाइयां का मतलब है सक्सेस बहुत आती है, ग्रोथ करता ही चला जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति जीवन में ग्रो करता है और हर तरह से सफलता प्राप्त करता है। वैसे तो हम लोग सफलता के लिए 10th हाउस को देखते हैं, पर फिर भी सफलता में बहुत बड़ा योगदान लग्नेश का होता है, लग्नेश की प्लेसमेंट का होता है, लग्नेश की शक्ति का होता है। जब भी
लग्नेश जिस भाव में बैठता है उस भाव के गुणों को भी वह काफ़ी हद तक स्वीकार कर लेता है, या आप ये भी कह सकते हैं जिस भाव में वह जाता है उसके गुण उसके व्यक्तित्व में, उसके चरित्र में समा जाते हैं। बुद्धि भी जो है उस भाव के अनुसार ही निर्णय लेती है। इसका अर्थ तो ये हुआ, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम अष्टम भाव से क्या क्या चीज़ें देखते हैं। अष्टम भाव गुप्त भाव है। गुप्त भाव का मतलब होता है ये रहस्य छिपा हुआ भाव है, इसमें चीज़ें प्रकट नहीं होती हैं, या साधारण भाषा में आप ये कह सकते हैं ये एक प्रकार से ऐसा कमरा जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है। जैसे कि एक व्यक्ति को कहा जाए एक कमरे में जाना है पर उस कमरे में टोटल अंधकार है, तो आप इमेजिन कीजिए एक इंसान उस कमरे में जब प्रवेश करेगा कहीं पर भी लाइट नहीं है तो वो क्या करेगा। इंसान की आदत है रोशनी की तलाश, और रोशनी की तलाश में वो कभी हाथ इधर मारेगा, कभी इधर मारेगा, कभी दीवारों पे जाएगा, बिजली का बटन ढूंढेगा कि कोई बिजली का बटन मिल जाए, कोई बल्ब जल जाए, कोई ट्यूबलाइट जल जाए तो प्रकाश हो जाए। तो अंधकार का भाव होने की वजह से इस भाव के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन, जीवन का उतार चढ़ाव, ये सब यहीं से देखा जाता है। गुप्त भाव होने की वजह से अक्सर हम उसका संबंध उन चीज़ों से देखते हैं जिसके बारे में सही सही लॉजिकली कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरा अकल्ट विज्ञान अष्टम भाव की ही देन है या अष्टम भाव के अंतर्गत आता है। जादू का खेल, जादू तो आपने देखा ही होगा, तंत्र मंत्र टोना टोटका किया कराया, भूत प्रेत, ये सब भी अष्टम से ही आते हैं। या हम कह सकते हैं जब भी हमें ऐसी चीज़ों को समझना होता है तो अष्टम भाव का ही अध्ययन करना होता है। लाल किताब तो इसे कहती है कि ये जो आठवां भाव है ये शमशान भूमि है, शमशान भूमि। अब हम सभी जानते हैं शमशान भूमि में क्या होता है। वैसे शमशान भूमि हमारे समाज, सोसाइटी, हमारे गली मोहल्लों से अलग बनाई जाती है, दूर बनाई जाती है। ये वो भूमि भी होती है जिसे वैराग्य भूमि भी कह सकते हैं। जो भी इंसान शमशान भूमि में जाता है कुछ समय के लिए उसके अंदर एक वैराग्य छा जाता है, एक अनजाना सा वैराग्य छा जाता है। वो भी जलती हुई चिताओं को देख करके कुछ समय के लिए मौन हो जाता है और शांत होने का उसका मन करता है। उसे लगता है बस यही जीवन है, हम लोगों ने कितनी उठापटक करी, जीवन में कितने पाप पुण्य करे, कितना कमाने के लिए हमने कितना झूठ बोला, सब कुछ किया, बस अंतिम यही मामला था कि बस इंसान के शरीर को राख बन जाना है। जी हाँ, जीवन जो आरंभ होता है वो लगन से आरंभ होता है। तो अष्टम भाव को मृत्यु भाव भी कह देते हैं, पर एक्चुअल में ये मृत्यु भाव को एग्जैक्टली कहने का मतलब ये नहीं कि मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब है कि मृत्यु किस प्रकार से होगी ये भी अष्टम भाव से ही पता चलता है हम लोगों को। कहने का तात्पर्य ये है, ये भाव में जो भी ग्रह आता है, अक्सर लगभग सभी जो भी आता है वो कुछ ना कुछ अपनी पावर लूज कर जाता है। करे भी क्यों ना, शमशान भूमि में कोई पिकनिक मनाने तो जाता नहीं है। वो बात आजकल अलग है, आजकल के युवाओं की कभी कभी ऐसी खबरें भी आती हैं कि कुछ लोग जो हैं शमशान में रील बनाने पहुंच जाते हैं। अद्भुत लोग हैं, वैसे तो ये संसार अद्भुत लोगों से भरा पड़ा है। खैर चलो उसकी हम बात नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है, यह भाव असाध्य रोगों का भी है। ऐसी बीमारियां जो जल्दी से ठीक नहीं होती, जिन्हें डॉक्टर अपनी तरफ से मैनेज करने का कार्य करते रहते हैं।
पर पक्का पक्का उन्हें भी भरोसा नहीं होता कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा। खैर ठीक तो होता ही नहीं है, बस उसको यदा कदा किसी तरह से मैनेज करे चले जाते हैं। और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, डॉक्टर के पास भी ऐसी औषधि नहीं है कि जो ऐसी औषधि उस बीमारी में दे दे जिससे वो व्यक्ति ठीक हो जाए। बस वो चलता तो जाता है, चलता तो रहता है, पर व्याधियाँ, कष्ट, परेशानियाँ, मृत्यु तुल्य कष्ट भी उसके जीवन में बार बार आते रहते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया अष्टम भाव के बारे में। अगर आपको 8वें भाव के बारे में डिटेलिंग करना हो, डिटेलिंग से समझना हो, तो हमने एस्ट्रो पाठशाला पर भी इसका बहुत डिटेल में वीडियो है। आप उस वीडियो को वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं और 8वें भाव के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं। चलो हम फिर अपने ही प्रश्न पर आते हैं कि मामला कहाँ था। मामला ये है कि अगर लगन का स्वामी अष्टम में बैठ जाए तो फलादेश कैसे करते हैं, तो उसको समझने के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं। चलो इसको समझने का एक बड़ा आसान तरीका है। पहले भाव को आप कहें जी ये बुद्धि है, और हर व्यक्ति का जो निर्णय होता है वो बुद्धि से ही आना चाहिए। अक्सर लोग बुद्धि से ही निर्णय लेते हैं। अब आप देखें कि जब लग्नेश अष्टम में जाएगा तो आपने ऐसे इमेजिन करना है कि बुद्धि आपकी 8वें भाव में चली गई, ब्रेन आपका 8वें भाव में आ गया। अब जब वो 8वें भाव में आया तो ऐसे ये सब इमेजिन करो आप, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। वैसे ये चीज़ कहीं मिलेगी नहीं आपको। ये ऐसे सूत्र हमारे गुरुजी बताया करते थे। कैसे समझो कि मंगल और शनि ये 2 ग्रह का असर बुद्धि पर हो जाता है। फिर से मैं बता दूं एक बार रिपीट करके, लगन का स्वामी यदि अष्टम भाव में चला जाए तो ऐसा समझो कि बुद्धि पर मंगल ग्रह का असर और शनि ग्रह का इम्पैक्ट आ जाएगा, और सेम चीज़ उसके चरित्र में, गुण में, स्वभाव में, प्रकृति में, ये सब चीज़ आ जाती है। तो अगर हम ऐसा समझें कि अगर मंगल का असर बुद्धि पर कैसा होगा, तो मंगल क्या क्या चीज़ें देता है इंसान को। अगर जब भी लगन पर असर हो जाए, इंसान को जिद्दी बना देता है काफ़ी हद तक। ऐसे लोगों के मन के अनुकूल कोई काम ना हो तो इंसान गुस्सा जल्दी खा जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का गुस्सा जो होता है वो आंतरिक होता है, कुछ लोगों का बाहरी होता है। इन लोगों का आंतरिक गुस्सा ज़्यादा होता है, इंटरनल अग्रेशन इनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है, हमने महसूस करा। मतलब ये बाहर नहीं बताते कि हम गुस्सा हैं, बट ये अंदर ही अंदर बहुत क्रोध के अंदर घुले रहते हैं। और जब बुद्धि में क्रोध होता है तो बुद्धि सही तरह से निर्णय नहीं ले पाती। निर्णय लेती है तो अक्सर निर्णय गलत साबित हो जाती है। तो ये पॉइंट, निर्णय अक्सर गलत साबित हो जाते हैं, लिख देते हैं, निर्णय गलत हो जाते हैं। तो पहला फलादेश तो ये निकला, जिनका भी लग्नेश अष्टम में हो उनके द्वारा लिए गए निर्णय जीवन में वो गलत साबित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझे बात को। दूसरी बात, जब भी इंसान में गुस्सा, जिद, झूठा अहंकार, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ झूठा अहम, अगर बढ़ा रहता है तो इनके रिलेशनशिप खतरे में रहते हैं हमेशा। अक्सर इनकी यही शिकायत रहती है कि एक समय इनके रिलेशनशिप लोगों से बहुत अच्छे रहते हैं, या जो भी इनका फ्रेंड सर्कल है, जो भी परिवार का सर्कल है, उनसे इनके रिलेशन शुरुआत में बहुत फंटास्टिक रहते हैं, बहुत शानदार रहते हैं।
क्योंकि अक्सर ये बड़े सॉफ्ट स्पोकन टाइप के होते हैं, क्योंकि 8वें भाव में जब लग्नेश जाता है तो व्यक्ति बोलने में बहुत मीठा होता है, स्वीट होता है। अक्सर गड़बड़ियाँ इनमें कम ही मिलती हैं बोलचाल के मामले में। बट कुछ समय के बाद, क्योंकि इनके अंदर इम्पेशंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लिख देते हैं इम्पेशंस। जैसा कहा ना, अगर इनके अकॉर्डिंग काम ना हो तो गड़बड़ी हो जाती है, तो इनके रिलेशनशिप खतरे में कभी भी आ सकता है। इनकी बेचारों की ये भी कंप्लेंट कई बार रहती है कि आचार्य जी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई, और इनको अक्सर लगता है कि हमने सामने वाले को 100% दिया पर हमें रिटर्न नहीं मिला। अच्छा, ये इनका काफ़ी हद तक भ्रम भी होता है। ऐसा इनको लगता है कि इन्होंने 100% दिया। तीसरी बात है कि चीज़ों को, सिचुएशन को सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। सिचुएशन को सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं, और इनके अपने भाई के साथ जो संबंध रहते हैं वो भी कई बार गड़बड़ी का शिकार हो जाते हैं। भाई के साथ भी अनबन हो जाती है, तो हम ये भी लिख सकते हैं भाई के साथ संबंध वो भी गड़बड़ होते देर नहीं लगते। ऐसे लोगों को इस मामले में सावधानी रखनी चाहिए। तथा इनके जीवन में कई बार इनको जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, और अनसर्टेनिटी जीवन भर बनी रहती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अनसर्टेनिटी जीवन भर बनी रहती है, क्योंकि ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। इसके निर्णय लेने में बड़ा समय लगाते हैं, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। मैं लिख देता हूँ सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, और कई बार तो समय से पहले ही जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं। इसलिए इनके जीवन में अस्थिरता बनी ही रहती है, और ख़ास करके इन लोगों को मैरिज लाइफ के बारे में तो बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेना चाहिए। अक्सर इनके मैरिज वाले जो मामले होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो बहुत ही गड़बड़ साबित हो जाते हैं। वो बाद में इनको पता चलता है। कई बार तो कुछ लोगों को 2-4 साल तक तो आइडिया ही नहीं होता, पर उसके बाद इनको एहसास होता है कि मामला तो टोटल रॉन्ग चला गया। खैर चलो, ये तो था मंगल का इफ़ेक्ट होने की वजह से व्यक्ति के जीवन पर, व्यक्तित्व पर प्रभाव हो जाता है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, कुछ भी मुंह से निकाल देना, जोश में आके बोल देना, ओवर इमोशनल हो जाना, और इमोशंस में आकर के या तो किसी के प्रति पूरी तरह से डेडिकेशन में चले जाना, बिना सोचे समझे अक्सर ये लोग स्टेप उठा लेते हैं। दूसरा, जब शनि का, जब हम इसके ऊपर दुष्प्रभाव को अक्सर देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं। शनि वैराग्य का प्लैनेट है, तो वैराग्य हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये वैराग्य भाव का प्लैनेट है। लॉनलीनेस, अक्सर शनि के दुष्प्रभाव की वजह से इनको ये ख्याल आता है कि यार मेरे जीवन में जो मुझे प्रेम मिलना चाहिए वो तो आखिर मिलता ही नहीं है। तो जब भी इनके प्रेम में, रिलेशनशिप में कोई भी गड़बड़ी आती है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लग जाते हैं। कई बार तो डिप्रेशन वाला फेज़ इनके साथ चलने लग जाता है, और इनको समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है हमारे साथ जीवन के अंदर। शनि में सेपरेटिव गुण है एक प्रकार से, ये बड़ी समस्या है। एक तो मंगल का दुष्प्रभाव, ऊपर से शनि का दुष्प्रभाव, तो सेपरेटिव एटीट्यूड इनका बहुत होता है। अगर कोई सामने वाला ऐसा इनको कहे कि तुम्हारे हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, आप अपनी जिद को आगे मत बढ़ाओ, तो मैंने क्या कहा, जिद्दी बुरे होते हैं। इनको लगता है कि हम ही ठीक है, सामने वाला ठीक नहीं है।
और उस उधेड़ बुन के चलते लाख समझाने पर भी कई बार ये अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है और फिर इनको ये लगता है जो तुझे छोड़ करके चला गया नुकसान उसी का है। तो ये एटीट्यूड कई बार तो अच्छा भी हो जाता है, पर कई बार ये जीवन में ये एटीट्यूड हमें बहुत परेशानी में भी डाल सकता है। इसलिए लग्नेश के अष्टम में जाने से ये लोग अपने जीवन की डायरेक्शन सेट करना, इनके लिए ये भी एक चक्कर फंस जाता है। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र में भी इनको ये लगता है कि यार हम नौकरी करें या अपना काम करना चाहिए। कन्फ्यूज़न बना ही रहता है। बुद्धि पर कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न, ये दो चीज़ इनका पीछा नहीं छोड़ती। आप ये भी कह सकते हैं कई बार तो इन्हें मालूम ही नहीं होता इनकी रियल स्ट्रेंथ क्या है, और ये लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि मेरी रियल स्ट्रेंथ क्या है, और लोग समझा देते, 4 लोग इनको मिल जाएं कि साहब आपकी तो रियल स्ट्रेंथ ये है, तो इनको ऐसे लगने लगता है यस यही मेरी रियल स्ट्रेंथ है। पर स्वयं से अपने अंदर झांक करके अपनी रियल स्ट्रेंथ का आकलन करना बहुत मुश्किल इनके लिए लाइफ में हो जाता है। मैं वो भी बात बताऊंगा कि कुछ लोग लकी होते हैं जिनका लग्नेश अष्टम में हो फिर भी वो पार पा जाते हैं जीवन के अंदर। वो कैसे होता है उस पर भी मैं आज डिस्कस करूंगा। पर अक्सर जो इनकी कंप्लेंट्स रहती हैं वो यही रहती हैं कि साहब फैसले गलत हो जाते हैं, मामला गड़बड़ हो जाता है, रिलेशन ख़राब हो जाता है, सिचुएशन को समझ नहीं पाते, और कोई अगर प्यार मोहब्बत से समझाए तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती। अच्छा, कई बार कुछ लोग ये पूछते हैं कि गुरुजी ये बताओ, अगर किसी का लग्नेश अष्टम में हो, उनकी कोई तो भगवान जो है रियल स्ट्रेंथ भेजता है? बिल्कुल भेजता है। अष्टम भाव रहस्यवाद का है, मनोविज्ञान का है, ये रिसर्च का भाव है और अध्यात्म का भाव है। अगर ऐसे लोग या तो अकल्टिज्म की तरफ चले जाएं, या किसी तरह की रिसर्च में चले जाएं, या एक और भी क्षेत्र है इनके लिए, भूमि के नीचे से निकलने वाले खनिज पदार्थ है ना, माइनिंग्स का काम जो है, उन काम में भी इनकी पावर अच्छी होती है। अच्छा, इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। इंट्यूशन का ये अगर उपयोग करके कोई काम करना चाहें तो बड़ा अच्छा इनके लिए कामयाबी का शिखर तक इनको पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर के ज्योतिष का कहना है, ज्योतिष में यही कहा जाता है कि इंसान यदि जन्म पत्रिका को देख करके समझ करके अपनी रियल स्ट्रेंथ को समझने में अगर कामयाब हो जाए तो कैरियर को लेकर के, लाइफ को लेकर के उसकी काफ़ी हद तक समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाती हैं। क्योंकि जब जीवन में एक दिशा मिल जाती है तो इंसान की ऊर्जा, फिर तो अपनी ऊर्जा के साथ अपनी तीव्र गति के साथ जीवन में आगे बढ़ सकता है और जीवन में जैसी चीज़ें चाह रहा है, मनवांछित सफलता वो प्राप्त कर सकता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात हुई। हमें अगर जीवन में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएं तो दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। दूसरी बात मैं हर दर्शक से भी कहूँगा, आपको अपने गुण, स्वभाव और प्रकृति पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। अक्सर हम नेचर को कहते हैं भाई नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता तो है नहीं। मैं मानता हूँ ये बात ठीक है, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते, पर यदि इंसान को ये एहसास हो जाए कि मेरे नेचर में ये गड़बड़ी है, मैं बार बार अक्सर इस पॉइंट पर गलती खा जाता हूँ। जैसे कुछ लोग सुनते ही नहीं दूसरे की, अपनी अपनी मारे जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि सामने वाले की जब आप सुनोगे नहीं तो आप सही स्थिति का आकलन भी नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये लग्नेश से आप उसके नेचर का, उसके स्वभाव, गुण, प्रकृति, चरित्र, इन सब को आप बड़े अच्छे से समझ करके, अपनी रियल स्ट्रेंथ को समझ करके
आप आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, मैं चर्चा कर रहा था कि कुछ लोग लकी होते हैं। जो लोग लकी होते हैं उनके साथ क्या होता है, आइए हम बात करते हैं। कुछ लोगों का लग्नेश अगर अष्टम भाव में पड़ा भी है, पर यदि उनकी जन्म पत्रिका में मंगल ग्रह शुभ हो, मंगल ग्रह शुभ हो तथा शनि ग्रह शुभ हो, शुभ हो का मतलब है कि वो उसके लिए परेशानी का कारण नहीं बन रहे कुंडली के अंदर, उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है। और गजब तो जब हो जाए जब ऐसे व्यक्ति के का बुध ग्रह उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए तो कमाल हो जाएगा, काफ़ी हद तक दोष कम हो जाएंगे। और एक और बात, यदि गुरु अच्छा हो जाए तो ये 4 फैक्टर समझ लो। चाहे आपका लगन का स्वामी किसी भी भाव में बैठ जाओ, जन्म पत्रिका ही आपको बता देती है कि इसके दोष का निवारण कैसे होगा। यदि कुंडली में निवारण अवेलेबल है तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, और निवारण अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले अपने आप को समझने का प्रयास करें और निर्णय लें कि मैं फ्लेक्सिबल बनूंगा। लग्नेश अष्टम वालों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और वो अक्सर समझते हैं कि दूसरे लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और अपनी हर समस्या के पीछे कारण वो दूसरों को मानते हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती है, जिसके कारण कई बार जीवन में ऐसे मौके आते हैं उनको लगता है हम स्टक हो गए, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, जीवन में आगे हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या करें। और जवानी में तो कभी वो कुछ काम करते हैं, कभी कुछ काम करते हैं, कभी किसी काम में घुस जाते हैं, तो बड़ा उठा पटक सी बहुत सी रहती है। तो ये 4 ग्रहों को समझ लीजिए। अगर मंगल का कोई दुष्प्रभाव लगन पर नहीं हो, लगन कुंडली के लिए मंगल पॉजिटिव हो, शनि ग्रह का कोई दुष्प्रभाव लगन पर ना हो, लगन पर शनि की दृष्टि ना हो, लग्नेश के साथ शनि ना हो, बुध ग्रह कुंडली में पावर में अच्छा हो। देखो, ज्योतिष में प्लेसमेंट, ग्रह की प्लेसमेंट अलग बात कहती है, ग्रह का शुभ अशुभ होना ये अलग चीज़ है, दोनों में बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। पर अक्सर यही चीज़ें हमें बड़ा कंफ्यूज करती हैं। कई बार हम बोलते हैं कि अरे तुम्हारा ये ग्रह तो बहुत अच्छा है, पर वो अच्छे का मतलब बेचारे समझ लेते हैं कि ये फेवरेबल है। जैसे कर्क लगन का एक जातक और उसका शनि ग्रह चतुर्थ भाव में उच्च का होके बैठा है, तो बात तो अच्छी हो गई। अब अच्छी कैसे हो गई, अब हम इसको क्या कहेंगे, हम यही तो कहेंगे कि शनि ग्रह उच्च का है, और जो उच्च का ग्रह वो अच्छा माना जाता है। पर जब भी शनि ग्रह की दशा आएगी उसके जीवन में, उसको चैलेंज भी आएंगे, परेशानियां भी आएगी, तो अपना सिर पकड़ लेगा, अरे आज तक सभी ने तो कहा शनि आपका बहुत अच्छा है, और कमाल की बात तो ये मैं तो काम भी लोहे का कर रहा हूँ, पेट्रोकेमिकल्स का काम कर रहा हूँ, सीमेंट का काम कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ, मशीनरी का काम कर रहा हूँ, टेक्निकल काम कर रहा हूँ, और सारे काम सक्सेसफुल हैं। पर जब से शनि की दशा शुरू हुई है मामले गड़बड़ा से रहे, तो उसे लगता है यार जो बाकी ज्योतिषियों से मैं पीछे मिला, जिन्होंने जिसने कहा था कि शनि मेरा अच्छा है, अब आज मुझे बताया जा रहा है जी नहीं, शनि तो आपका मार्केश है, मार्केश की दशा लगी है इसलिए चैलेंज आ रहे हैं। तो बेचारा अपने आप को कंफ्यूज महसूस करता है। तो आपको भी ये धीरे धीरे समझना होगा कि वेल प्लेस्ड प्लैनेट क्या होता है, ग्रह की शक्ति क्या होती है, ताकत क्या होती है, वो समझना होगा। तो बुध की ताकत में अच्छा हो, गुरु वेल प्लेस्ड हो, या कुंडली के लगन के लिए अच्छा हो, लगन पर दृष्टि हो, लग्नेश के साथ संबंध बना हुआ हो गुरु का, एक पैसे की चिंता ना करें, जीवन एकदम स्मूथ रहेगा। और जो मैंने काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं, ये नेगेटिव पॉइंट काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, और नेगेटिव की जगह उन लोगों में बहुत पॉजिटिव गुण आ जाते हैं। लग्नेश के अष्टम में आने से ये लोग इमोशनल भी कुछ ज़्यादा होते हैं,
बड़े सेंसिटिव होते हैं, पर एक्सप्रेसिव कम होते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कह नहीं पाते कि इनके दिल में है क्या। ये बेचारे करना भी बहुत कुछ चाहते हैं सामने वाले के लिए, पर क्योंकि अपनी बात को सही ढंग से समझा नहीं पाने के कारण रिलेशन में गड़बड़ियाँ आ जाती हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, चलिए ये भी समझ लेते हैं। नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर एक्सपर्ट एडवाइस। जब भी इनके दिमाग में कोई खुराफात आए, क्योंकि खुराफात सबसे ज़्यादा इन्हीं के दिमाग में आती है, और इनको लगता है ये जो विचार मेरे दिमाग में आ गए ना, ये अल्टीमेट है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, और ये तो एकदम यूँ लेके जाएगा मुझे। एक्सपर्ट एडवाइस मस्ट, यहाँ गलती नहीं करनी। अगर उन्हें कोई कंप्यूटर का प्रोजेक्ट बनाना है तो कंप्यूटर के एक्सपर्ट से मिलें, और एक नहीं, कम से कम 2-3 एक्सपर्ट से मिलें। पेशेंस सदा बनाए रखें, धैर्य हमेशा बनाए रखें। धैर्य बहुत जल्दी खो जाते हैं लोग, धैर्य को नहीं खोना। धैर्य, शांति, संयम, हमेशा इसका ध्यान रखें। अपने हितैषी को पहचानना सीखें। कई बार ये अब इनको यही नहीं समझ में आता इनका हितैषी कौन है। अपना हितैषी, जो इनका हित चाहने वाला। अच्छा, अक्सर सबसे ज़्यादा बड़े हितैषी हमारे माँ बाप ही होते हैं। वही है जो हमेशा चाहते हैं जीवन में तरक्की करें, हम उन्नति करें, कोई ईर्ष्या नहीं होती, कोई जलन नहीं होती, और वो हमारे को प्रोटेक्ट भी करते हैं, हमारी केयर भी करते हैं। अच्छा, इनका तो झगड़ा कई बार इन्हीं से हो जाता है। अगर इनकी बात, माँ बाप इनकी बात ना सुने, नहीं लगता यही पराए है, ये भी बड़ी समस्या है। तो इन्हें इन चीज़ों का आश्रय लेना चाहिए। चौथी चीज़, अपना कोई आध्यात्मिक गुरु जरूर बनाएं, कोई रोल मॉडल जरूर रखें। अच्छा, रोल मॉडल में भी गलतियां इनसे होती हैं, पता नहीं किसको पकड़ ले शुरुआत में, क्योंकि चीज़ों की समझ तो बहुत देर में डेवलप होती है इनके साथ। पर अपना ये रोल मॉडल अगर किसी एक को सिलेक्ट ना कर पाएँ तो मैं कहता हूँ कम से कम 4-5 इनको रोल मॉडल बनाने चाहिए, यानी 4 से 5 गुरु। क्योंकि ये फोकस नहीं कर पाते, एक जगह टिक नहीं पाते, एक काम करेंगे दूसरा काम साइड में चला के रख देंगे, तो उससे क्या होता है, इनका फोकस नहीं बन पाता है। अक्सर नौकरी करेंगे तो पार्ट टाइम में घुस जाएंगे, पार्ट टाइम के चक्कर के अंदर अपनी नौकरी को खो बैठेंगे। दोनों हाथों में लड्डू रखने का प्रयास ये हमेशा करते हैं और हमेशा ही फंस जाते हैं। तो एक्से में फोकस बना करके रखना इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ खाना बन रहा है और एक तरफ पिक्चर देखी जा रही है। तो कई बार देखा होगा ना, महिलाएं ऐसा करने लग जाती हैं, नहीं करना चाहिए। इससे दोनों में से एक चीज़ गड़बड़ होने के चांसेस हैं। पर इनको ओवर कॉन्फिडेंस पूरा होता है, इनको लगता है नहीं जी हम ये काम, दोस्त क्या हम 3 काम भी एक साथ परफेक्टली कर सकते हैं। खैर, भ्रम की स्थितियाँ तो हर इंसान में कुछ ना कुछ होती हैं, पर इनमें ये ज़्यादा होने के चांसेस बन गए। तो मित्रों, आपको ये सब चीज़ें देखी आपने, अब आपका प्रश्न आता है, ये तो करने के लिए बात आ गई, उपाय क्या करें। जिनका भी लग्न सिस्टम में हो, पहले दिन से ही वो सूर्य के उपाय करने। सूर्य के उपाय उन्हें कभी नहीं छोड़ने चाहिए। लॉन्ग टाइम के लिए सूर्य की रेमेडी करें। आप सूर्य की रेमेडी में वो चाहे सूर्य नमस्कार करें, सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, लॉन्ग टर्म तक करें। सूर्य का उपवास भी रख सकते हैं, संडे वाले दिन फास्ट भी रख सकते हैं। दूसरा, गुरु का उपाय, गुरु के उपाय, जी हाँ। और लड़की की कुंडली है तो गुरु का उपाय मस्ट है, अगर फीमेल चार्ट के लिए मस्ट। क्योंकि इनके साथ बड़ा पंगा यही रहता है कि ये अपना जीवन साथी चुनते समय अक्सर बड़ी से बिग मिस्टेक कर जाते हैं, और जैसे मैंने कहा ना, अपना हितैषी सही ढंग से नहीं समझ पाते। तो उसमें मैं कहूँगा गुरु ज्ञान का प्लेनेट है, बचा लेगा हमें किसी न किसी तरीके से। कोई ना कोई हमारे जीवन में बड़ा बुजुर्ग, माता पिता, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा मिल जाएगा, कोई फ्रेंड ऐसा मिल जाएगा जो सच्चे हृदय से इनको बचाने का प्रयास करेगा।
तो गुरु का उपाय जितने ज़्यादा करेंगे ये लोग उतना ही अच्छा रहेगा। और क्या करें, तीसरे नंबर पे मंगल की चीज़ों का दान। अच्छा, दान में मैं यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन और लगाऊंगा, जब भी दान करें एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर ले लें, और जब तक आप एक्सपर्ट एडवाइस नहीं लेते हनुमान जी को नमस्कार करें। और कोई भी मिठाई किसी भी रंग की मीठा होना चाहिए, बूंदी दाना अवेलेबल है तो वो करें, और भी कोई चीज़ है जलेबी इमरती कुछ भी आप गरीबों को खिलाएं, गरीबों में बांटें। मीठा बोले कम बोले, कम बोले पर मीठा बोले। अगर इस सिद्धांत के अनुसार चलेंगे तो जीवन में बहुत सम्मान प्राप्त करते हैं। इनको लोग लाइक बड़ा करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, जिसको ये चाहते हैं उनके प्रति तो बहुत डिवोशन रखते हैं कई बार। बस एक बार इनको सही ढंग से फैसला हो जाए, भगवान के आशीर्वाद से फैसले सही हो गए तो फिर इनका जीवन पार है। तो ये 3 उपाय मैंने बताए हैं, आप कर सकते हो। अगर लाल किताब के उपायों में इंटरेस्ट है तो लाल किताब के उपायों के लिए फिर आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो, आप तो उससे भी पता चल जाएगा। और उपाय करने से पहले तो एक बार पक्के तौर पर हमें समझ ही लेना चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमने प्रयास किया है और प्रयास कर रहे हैं। आप यदि ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिनका लग्नेश अष्टम में है, ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिए। और जिनका अष्टम में है, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, कोई बात उन्हें बुरी लग जाए बिल्कुल भी बुरा मत मानिए। ये सिर्फ हमने जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस के आधार पे कहा है, कुछ हमारे ये जो पुस्तकों में वर्णन है उसका भी समावेश इसमें किया गया है, उसके आधार पर है। बाकी हमने जिनका लग्नेश अष्टम में वो जीवन में जो बहुत राइज करते हैं उनके बारे में भी आपकी चर्चा तो की ही है। उस पर भी देखिए, एक बहुत ही बड़े महाविद्वान व्यक्ति हुए, ओशो, नाम तो आपने सभी ने सुना ही होगा। आचार्य रजनीश, उनका भी लग्नेश अष्टम में ही है। अब देखो मुस्कुरा रहे हैं ना जिनका लग्नेश अष्टम में। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। सही दिशा पकड़ में आ जाए फिर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। और यदि आपका भी लग्नेश अष्टम में है, क्या अच्छा आपने सीखा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अच्छा, दर्शक ये नहीं लिख रहे हैं कि उन्होंने सीखा क्या, अपनी बात तो कह रहे हैं पर वो सीखा क्या वीडियो से ये नहीं लिख रहे हैं। हमारा काम भाई पढ़ाने का है, हम चाहते हैं कि आप सीखो। जो भी अच्छा लगे वो एक लाइन लिख दिया करो कि आज के वीडियो से हमने ये नया चीज़ सीखा है, नया सूत्र सीखा है, तो हमें बड़ी खुशी मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।